हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, सामान्य विज्ञान के हम मॉडल प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। पेपर 3 है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले के 2 मॉडल पेपर आपको दिए जा चुके हैं। पहला मॉडल पेपर एग्ज़ाम धुन में ही आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो सेकंड मॉडल पेपर है वो टेक्निकल टीम की तरफ से धोखे से एग्ज़ाम धुन के बजाय एजुकेशन मंत्रा में अपलोड हो गया था। तो वहाँ से आप लोग देख लें, और दूसरे जो वीडियो का लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहाँ से आप विजिट कर लें। एंड स्क्रीन सेक्शन में भी यहाँ पे डाल देंगे, वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लोग मैनेज कर लें और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं सब लोग। वहाँ पे पीडीएफ भी इसकी मिल जाया करती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी प्रोवाइड है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 15वां क्वेश्चन है। 14 डिस्कस हो गए थे उसमें कि पौधों में सरल स्थायी ऊतक के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि पौधों में लचीलापन स्क्लेरेंकाइमा के कारण होता है। स्क्लेरेंकाइमा के कारण होता है, और कॉलेंकाइमा जो है पौधों की कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों, इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ना तो एक और ना ही दो, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। देखिए, पौधों में पत्ती एवं तनों में लचीलेपन का गुण एक सरल स्थायी ऊतक कालेनकाइमा के कारण होता है, अतः कथन 2 गलत है। ठीक है, जो लचीलापन है वो कालेनकाइमा के कारण होता है। ठीक है, और इसमें कठोरता के लिए दिया गया है। और हम बात करें स्क्लेरे काइमा जो होता है ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है, और इसमें इसने स्क्लेरे काइमा को लचीलापन कर दिया, मतलब वाइस वर्सा कर दिया है। एक का दो, दो का एक कर दिया। इस वजह से ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, ना तो पहला सही ना तो दूसरा सही। तो लचीलेपन के लिए कालेनकाइमा और कठोरपन या हार्डनेस के लिए यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा, ये जो है ऊतक होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर भी स्टेटमेंट वाला है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रव्यी जालिका, गाल्जी उपकरण और लाइसोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और रसधानी वैक्यूल्स उपर्युक्त में से कौन से कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनल्स हैं? सेल ऑर्गेनल्स आपको बताने हैं 16वें में। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो जो अंतर्द्रव्यी जालिका है, गोल्जी उपकरण है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, रसधानी है, ये महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं। ठीक है, और ये कोशिका की विभिन्न उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं उनको संपन्न करने में मदद करते हैं। तो ये पांचों के पांचों क्या हैं? कोशिका के अभिन्न अंग हैं। कौन कौन से? रसधानी, गोल्जी का है, प्लास्टिड, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण और अंतर्द्रव्यी जालिका। तो दोस्तों, लाइसोसोम के संदर्भ में आपको कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि यह कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं, और इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहती हैं। तो ये तो एकदम सही हो गया, 17वें का तीसरा पॉइंट। तो दोस्तों, उपर्युक्त में अगर देखा जाए तो बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम भी होता है, और शरीर का जो अपशिष्ट निपटान तंत्र है, ये सब कुछ होता है। तो 1 2 3 तीनों इसमें करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह बाहरी पदार्थों के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं, और इनमें उपस्थित बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं, और इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। कोशिका के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि कोशिका में उपस्थित जो प्लाज्मा झिल्ली है वर्णात्मक पारगम सेलेक्टिव परमिएबल होती है, और कोशिका में जल और गैसों का आवागमन विसरण और परासरण के माध्यम से होता है। परासरण द्वारा जल ग्रहण की प्रक्रिया जीवित एवं मृत दोनों कोशिकाओं में संपन्न होती है। तो इन स्टेटमेंट पर नज़र डालिए और कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों, पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है कि कोशिका में उपस्थित जो प्लाज्मा झिल्ली है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि वर्णात्मक पारगम्य में होती है, और कोशिका में जल और गैसों का जो आवागमन है वो विसरण और परासरण के माध्यम से
होता है। लेकिन तीसरा, प्रसरण द्वारा जल ग्रहण की प्रक्रिया जीवित और मृत दोनों कोशिकाओं में संपन्न होती है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, केवल जीवित कोशिकाएं ही परासरण कर सकती हैं, मृत नहीं कर सकती, इस वजह से ये गलत हो गया है। अगला है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति हैं जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था? तो इसका सही जवाब है आर्थर कॉर्नबर्ग। जी हाँ दोस्तों, डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने, और जेडी वॉटसन और एच.सी. क्रिक ने डीएनए की संरचना का रहस्योद्घाटन किया था। ठीक है, डीएनए की द्विकुंडलिनी जो संरचना है वो वॉटसन और क्रिक ने दी थी, लेकिन जो डीएनए का सबसे पहले पात्र विश्लेषण किया है वो आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया है। दोस्तों, अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित होता है? तो अंतः शोषण की प्रक्रिया में अवशोषण, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो निहित होता है। तो देखिए दोस्तों, जब ठोस पदार्थ सॉलिड सब्सटेंस द्वारा बिना किसी विलयन यानी कि सॉल्यूशन की सहायता से जल अवशोषित होता है, एब्जॉर्प्शन होता है या अपटेक होता है, तो यह प्रक्रिया अंतः शोषण, इम्बिबिशन कहलाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये सही होगा। अगला है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों, इसका डी नंबर, अमीबा सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। अक्टूबर 2011 में अनुसंधानकर्ताओं ने प्रशांत महासागर के मरियाना खाई के सतह के नीचे एक दैत्याकार अमीबा, ठीक है, की खोज की थी और इसकी लंबाई 4 इंच से अधिक थी। यह पृथ्वी पर पाया गया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है जो विशेष रूप से गहरे समुद्र में पाया जाता है। बारपिंड किस में पाया जाता है? 22वां प्रश्न है। तो बारपिंड है ये मादा सोमैटिक सेल यानी कि कायिक कोशिका में पाया जाने वाला एक निष्क्रिय एक्स क्रोमोसोम है जो उन प्रजातियों में पाया जाता है जिनमें यक्स या जेड के द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम से नहीं बल्कि वाई या डब्ल्यू क्रोमोसोम की उपस्थिति में लिंग निर्धारित होता है। तो 22वें का सी सही है, मादा कायिक कोशिका है बारपिंड। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन नहीं होता है? तो नाभिक नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक या झिल्ली को नियंत्रित करने वाला कोई अन्य अंग नहीं होता है। 24वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो एक कोशिकीय जीव अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी क्या हैं? एक कोशिकीय हैं। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 24वें का सही हो जाएगा डी। सभी विकल्प सही, युग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम ये सभी एक कोशिकीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करें यानी कि प्लाज्मा झिल्ली एक पतली अर्धपारगम्य झिल्ली है जो कोशिका द्रव्य को घेरे रहती है, तो अर्धपारगम्य होती है। दोस्तों, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? तो दोस्तों, इसमें 64 बैक्टीरिया बनेंगे। मैं आपको समझाता हूं, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो घंटे में 60 × 2 120 मिनट में यानी कि बैक्टीरिया की जो संख्या है वो 64 बनेगी। वो कैसे बनेगी? ऐसे 2 × 2 4 हो गया, फिर 4 × 2 8 हो गया, फिर 8 × 2 16 हो गया, 16 दूना 32 हो गया, 32 दूना एट लास्ट 64 हो जाएगा। दोस्तों, मानव कोशिका की कायिक कोशिका में गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो कुल मिलाकर 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। गुणसूत्रों में डीएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं। दोस्तों, आरएनए में थाइमीन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? तो आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल बेस होता है। ठीक है, 28 का सी सही है। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में साइटोसाइनिन और थाइसिन, पाइरिमिडाइन बेस तथा गुआइनिन और एडेनिन प्यूरिन बेस होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय एवं बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक ऊतकों को बनाती हैं और जिसकी कोशिका भित्तियों में कोनों पर सेलुलोसी और लिग्नन रहित स्थूलन होते हैं, उसको क्या कहते हैं?
तो दोस्तों 29वें में इसको कहा जाता है स्थूल कोण ऊतक। क्या कहते हैं? स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है? 30th है, तो कौन सा ऊतक है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त जो है ये तरल संयोजी ऊतक है, यह प्लाज्मा और रुधिर कणों से मिलकर बनता है। दोस्तों केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंग में डीएनए होता है? केंद्रक के अलावा, तो दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया कांडिका या सूत्र कणिका कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित दोहरी झिल्ली से घिरा होता है तथा इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थों के रूप में डीएनए पाया जाता है। दोस्तों कौन सा ऊतक है शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है और शरीर के विभिन्न भागों को बनाता भी है? तो 32वें का सही उत्तर है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक देखें तो मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। उनका कार्य संयोजन करना, अंगों को आच्छादित करना तथा उन्हें सही स्थान पर रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक एपिथीलियम ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारों से ऐसे जुड़ी होती हैं मानो पास पास सटे हुए टाइल से लगी हों, तो पाया जाता है आमाशय का भीतरी स्तर, अंडाशय का बाहरी सतह या गालों का भीतरी स्तर या फैलोपियन नलिका का भीतरी भाग। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आमाशय का भीतरी स्तर। तो आमाशय के भीतरी स्तर पर सल्की ऊतक एपिथीलियन यानी कि सिंपल सिक्योमस एपिथीलियम की परत होती है और यह मोज़ेक के आकार की कोशिकाओं का संयोजन है। दोस्तों इस प्रकार से ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है मानव शरीर, पोषण, भोजन, रोग, किशोरावस्था और विकलांगता। टॉपिक 6 है। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, 60 क्वेश्चन हम लगभग देखेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह है, मेंस्ट्रुअस साइकिल हो गया, सेक्स हार्मोन्स हो गया और बहुत एसटीएच हार्मोन जैसे है, बौनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया और मिक्सोडेमा हो गया, टिटेनी हो गया, एडिशन रोग हो गया, बहुत सारे रोग हैं, लिम्स हो गए जैसे लसीका हो गया, जेनेटिक कोड्स हो गए, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हो गया, संयोजक ऊतक, संयोजक बंद हो गए, अन्य विशिष्टताएं हो गई। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें अगर हम डिस्कस करने लग जाएंगे, जैसे उत्परिवर्तन है, म्यूटेशंस हो गया, प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, पृथक्करण, आइसोलेशन हो गया, ये सब चीज़ें इसी में है दोस्तों। ह्यूमन डिजीज़ में आएगा जो है जन्मजात रोग, उपार्जित रोग जो एक्वायर्ड डिजीजेज होती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, बैक्टीरिया जनित जो रोग जैसे टाइफाइड है, टीबी है, तपेदिक हो गया और प्लेग हो गया, और इसके बाद हैजा हो गया, टिटेनस हो गया, डिफ्थीरिया हो गया, ठीक है, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी हो गया, काली खांसी, हुपिंग कफ हो गया और निमोनिया हो गया, एथ्रैक्स जो अधपका मांस खाने से होता है ये सब हो गया, सिफिलिस हो गया, वायरल डिजीज़ में एड्स हो गया, डेंगू ज़र हो गया, पोलियो हो गया, चेचक, स्मॉल पॉक्स, खसरा, बर्ड फ्लू, हेपेटाइटिस बी, रेबीज़, चिकनगुनिया, सार्स, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लुएंजा, कवक रहित में जैसे एथलीट फूट हो गया, दमा हो गया, दाद, रिंगवर्म हो गया, प्रोटोजोआ से जो होते हैं जैसे मलेरिया, पायरिया, पेचिस, कालाजार, सोने की बीमारी, कृमि जनित रोग जैसे अतिसार, डायरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, अन्य रोगों में जैसे डायबिटीज़ है, ग्वेटर, कंठमाला है, मम्प्स है, मम्प्स मतलब गलसुआ, मिर्गी हो गई, कैंसर हो गया, हीमोफीलिया हो गया, टर्नर सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, माइलोजिनस ल्यूकीमिया रोग होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। पोषण हो गया, न्यूट्रिशन, फिर इसके बाद और बहुत सारे टॉपिक हैं, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, एडोलेसेंस का पीरियड हो जाता है, इसी में आ जाएगा, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वगैरह में पढ़ा होगा। तो ये सारे बहुत सारे टॉपिक हैं दोस्तों, ये बहुत बृहद है।
तो इसके हम 60 क्वेश्चन लेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी इसमें। देखिए, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नमक और चीनी के कारण सूक्ष्म जीवी कोशिकाएं फट जाती हैं, या इसके कारण सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, या सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। तो यही सही होगा। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में चीनी और नमक डालकर परिरक्षित करने से जो सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन हो जाता है। ज्ञात हो कि जब कोशिका में परासरण से पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ठीक है। नमक का प्रयोग की अधिकांशता किया जाता है क्योंकि अधिकांश बैक्टीरिया, कवक, अन्य संभावित रोगजनक जीवन नमक ही हाइपरटोनिक प्रकृति के कारण अत्यधिक नमकीन वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल और गेहूं को नामित किया जाता है। तो चावल, गेहूं दोस्तों अनाजों के रूप में नामित होते हैं। अगला है, अंडा उत्तम स्रोत किसका है? तो अंडा आपका प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो देखते हैं 16 मिनट। भोजन में निम्नलिखित में से किसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाएगा। और कच्चे खाद्य में मंड, स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किसके द्वारा करते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5वां, और इसका सही जवाब है तनु आयोडीन विलयन से। दोस्तों हीमोग्लोबिन की संघटक जो धातु है वो क्या है? तो इसका सही जवाब है आयरन। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? तो ADEK ये वसा में है, और विटामिन B हो गया, C हो गया, ये जो है जल में घुलनशील होते हैं। तो 7वें का सीधे से A ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है। B, C जल में घुलनशील हैं, जबकि एडक जो है वो वसा में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील नहीं है भाई, A। दुग्ध में प्रोटीन है, इसके परीक्षण के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसके परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का घोल ये उपयुक्त जो है अभिकर्मक है। शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो शरीर में अगर प्रोटीन की कमी है तो क्वासियोकॉर बीमारी होगी। और कौन सा हैलोजन एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन जो है वो हैलोजन एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए किन खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब है सोडियम और पोटेशियम खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। आहारी रेशे कौन से होते हैं? अगर मैं बात करूं दोस्तों, रुक्षांश भी कहलाते हैं। आहारी रेशे रुक्षांश भी कहलाते हैं, यही सही होगा। दोस्तों खाद्य पदार्थों के लिए है, आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपयुक्त में से कौन नीला काला रंग प्रदान करेंगे? तो 13वें का सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3। मतलब आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर नीला काला रंग 1, 2, 3 यही तीनों लोग जो है प्रदर्शित करेंगे। देखते हैं यहाँ पर पहले नंबर पर उबले और पीसे आलू, उबले और चबाए हुए चावल, रोटी, ब्रेड का टुकड़ा, यही आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर नीला काला रंग प्रदर्शित करेंगे। दोस्तों पकाने से पूर्व चावल को पानी की अत्यधिक मात्रा में बहुत बार धोने से होती है। किस चीज़ की कमी हो जाती है? जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है। पकाने से पूर्व चावल को पानी की अत्यधिक मात्रा में बहुत बार धोने से जल में जो घुलनशील कार्बोहाइड्रेट है उसकी कमी हो जाया करती है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आशा है ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर लाए गए और बहुत सारी जो नॉलेज है वो आपको मिली है, लेकिन ये करिएगा आप इसके अकॉर्डिंग, आपको बहुत सारी टॉपिक को पता चल गया क्या क्या कैसे प्रश्न बनते हैं। तो इसके लिहाज से आप और भी अपनी बुक्स वगैरह को पढ़ते रहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।